हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 503 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों का एग्जाम है वह बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग न करवा के अब सिर्फ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम बेस के हिसाब से। ठीक है, और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को 10 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा एक सब्जेक्ट का। आप लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ना और उतने से ही आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो मैं जितना बताऊंगा उतना पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को एजी 501 रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का 5 क्वेश्चन कराया है, अब क्रॉप इंप्रूवमेंट का करा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को जो अगला सब्जेक्ट है एजी 503 उसका कराया जाएगा। तो मतलब सभी सब्जेक्ट का पहले 5-5 क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद फिर सभी सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पादप प्रजनन की उपलब्धियों को समझाइए। ठीक है, पादप प्रजनन जो है प्लांट ब्रीडिंग है, उसकी क्या क्या अचीवमेंट है उसको हमें समझाना है। पादप प्रजनन के द्वारा हमने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम पूछता है, पादप प्रजनन की क्या उपलब्धि है। तो पादप प्रजनन की क्या उपलब्धि है उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं, पादप प्रजनन के द्वारा हमने निम्न उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं या हम लोग बोल सकते हैं कि पादप प्रजनन के द्वारा निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। तो निम्न प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है, पादप प्रजनन के द्वारा खरपतवारों तथा जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया। ठीक है, पादप प्रजनन के द्वारा हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जो जंगली पादप, जैसे हमारा गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब एक जंगली पादप है। ठीक है, तो इनको पादप प्रजनन के द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही हम लोग कृषि योग्य बनाए हैं। और इस प्रकार से इनमें परिवर्तन कर दिया गया है, इतना भारी परिवर्तन हो गया है कि यह अब आसानी से विश्वास नहीं होता है कि यह कृषिगत पौधे खरपतवारों से विकसित हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि पादप प्रजनन के द्वारा खरपतवारों तथा जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया है। जैसे हमारा जो गेहूं हो गया, कोई भी जो फसल है वह सब पहले जंगली जाति थी। ठीक है, तो इस प्रकार उन्हें परिवर्तन कर दिया गया है कि अब यदि कोई बोलेगा कि इसको घासों से प्राप्त किया गया है, जंगली घासों से प्राप्त किया गया है, जंगली प्रजातियों से प्राप्त किया गया है, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि यह जंगली जातियों से प्राप्त किया गया। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, पादप प्रजनन की महान उपलब्धि है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण। तो देखिए, भारतीय गन्ने का नोबलाइजेशन जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था आप लोग समझिएगा। तो भारतीय गन्ना है सैक्रम बारबेरी। ठीक है, भारतीय गन्ने का बोटेनिकल नेम था सैक्रम बारबेरी। यह बहुत अधिक कठोर था और इसकी उपज भी बहुत कम थी, इसमें चीनी की मात्रा भी बहुत कम थी। इसी के विपरीत एक उष्णकटिबंधीय गन्ना था सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसे ट्रॉपिकल केन भी बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय गन्ना। यह गन्ना जो था बहुत कोमल था, इसका तना भी मोटा नहीं था, इसका तना मोटा था, छिलका मुलायम था, इसकी उपज भी बहुत अधिक थी, चीनी की मात्रा भी अधिक थी और रेशा भी बहुत कम था। परंतु यह जो गन्ना था यह उत्तर भारत की जलवायु में अच्छा उपज नहीं देता था, इसलिए इन दोनों जातियों के अच्छी गुणों को एक साथ प्राप्त करने के लिए दोनों जातियों में गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर संकलन करा दिया गया। ठीक है, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम दोनों का क्या किया गया, संकरण करा दिया गया, क्रॉस करा दिया गया। ठीक है, कहां पर कराया गया, तो कोयम्बटूर में इनका संकरण कराया गया। इस क्रिया को भारत गन्ने का नोबलाइजेशन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे गन्ने प्राप्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा गन्ना प्राप्त हुआ जो उत्तर भारत में भी अच्छी उपज देता था, परंतु उसमें रोग बहुत लगते थे। अतः नोबेल गन्ने का बाद में क्रॉस सैक्रम स्पॉन्टेनियम के साथ संकरण करके किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गन्ने की बहुत से अधिक उपज देने वाली रोग रोधी किस्मों का विकास हुआ, जिसका तना भी काफी कठोर था। ठीक है, तो समझते होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया कि पादप प्रजनन के द्वारा खरपतवारों तथा जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया। दूसरा पॉइंट है, पादप प्रजनन की महान उपलब्धि भारतीय गन्ने का नोबलीकरण है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण एक अलग से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा भारतीय गन्ने का नोबलीकरण क्या होता है। तो भारतीय गन्ना जो था सैक्रम बारबेरी, ठीक है, यह भारतीय गन्ना है, इसका जो तना था बहुत अधिक कठोर था, छिलका बहुत मोटा था, उपज कम थी, रेशा बहुत अधिक था। ठीक है, इसी के विपरीत एक उष्णकटिबंधीय गन्ना था, ट्रॉपिकल केन था। ठीक है, जिसका तना मोटा था, छिलका मुलायम था, उपज बहुत अधिक थी, चीनी को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता था और रेशा भी बहुत कम था। परंतु ये जो गन्ना था ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, यह उत्तर भारत में अधिक उपज नहीं देता था, इसलिए जो भारतीय गन्ना सैक्रम बारबेरी है और जो ट्रॉपिकल केन उष्णकटिबंधीय गन्ना है, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया। मतलब सैक्रम बारबेरी का
और सैकरम अपिसिनेरम का दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया। उसके बाद एक गन्ने की प्रजाति प्राप्त हुई। यह जो प्रजाति थी यह उत्तर भारत की जलवायु में भी उपयुक्त थी, लेकिन क्या होता था कि इसमें रोग है वह बहुत अधिक लगता था। इसलिए इस गन्ने का सैकरम अपिसिनेरम गन्ने का क्रॉस सैकरम बारबेलिस पहले कराया गया था। फिर जो गन्ना प्राप्त हुआ उस गन्ने का क्रॉस सैकरम स्पॉन्टेनियम के साथ कराया गया। इसके साथ क्रॉस कराने के बाद बहुत सी रोगरोधी कीटरोधी जातियों का विकास किया गया। ठीक है, तो यही है भारतीय गन्ने का नोबलाइजेशन। तो एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि भारतीय गन्ने का नोबलीकरण क्या है, तो आप लोग को यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है पिछले 25 वर्षों से पादप प्रजनन द्वारा फसलों की उपज में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 25 आज से 25 वर्ष पीछे आप लोग देखेंगे तो कितना गन्ना प्राप्त होता, सॉरी कितना उपज प्राप्त होता था हमें फसलों में, और आज के प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो बहुत अधिक उपज जो है वह बढ़ गया है। वो अलग बात है कि भारत की जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ गई है, लेकिन जो उपज है वह बहुत अधिक बढ़ गया। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि पादप प्रजनन की देन है कि पिछले 25 वर्षों से भारत में लगातार अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। अगला पॉइंट है पादप प्रजनन के द्वारा ही गेहूं और चावल जैसी फसल में उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी एवं बौनी जातियों का विकास किया गया। अब देखिए ये भी बहुत समझने वाली पॉइंट है, जो पॉइंट समझने वाला मैं आप लोग समझा रहा हूँ। तो पादप प्रजनन के द्वारा गेहूं और चावल जैसी जो भी अन्य फसलें हैं उनमें उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी एवं बौनी जातियों का विकास किया गया। अब इसको समझिएगा, तो आधुनिक कृषि के विकास में एक मुख्य कारण है धान्य फसलों में उच्च उपज देने वाली धान्य फसलों में अर्धबौनी जातियों का विकास करना। ठीक है, मतलब पहले के क्या होता था कि जो हमारे धान है गेहूं है ना, तो ये जंगली प्रजाति थी, इसलिए हम लोग 5-5 फुट से लंबे लंबे जो पौधे इनके होते थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया कि अर्ध बौनी जातियों में विकसित किया गया, बौनी जातियों में विकसित किया गया। ठीक है, विशेष रूप से गेहूं और चावल में इसका जोर दिया गया। गेहूं में अर्ध बौनी जाति, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एवं उनके साथियों ने CIMMYT का पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो डॉक्टर NE बोरलॉग और उनके साथियों ने CIMMYT मैक्सिको में सबसे पहले विकसित किया था। किसको? बौनी जाति वाले गेहूं को। इन्होंने अर्ध बौनी जाति में बौनापन का जीन का स्रोत के रूप में जापानी जाति नोरिन 10 का प्रयोग किया था। ठीक है, आप लोग मैं एक फोटो दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, गेहूं और चावल जैसी फसल में कई बौनी और अर्धबौनी किस्में विकसित की गई हैं। डॉक्टर बोरलॉग ने CIMMYT मैक्सिको, तो CIMMYT का मैंने पूरा नाम बताया आप लोगों को, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, इसका पूरा नाम है, मैक्सिको में यह स्थित है। तो डॉक्टर बोरलॉग ने CIMMYT मैक्सिको में गेहूं में बौने जीन के स्रोत के रूप में एक एपिनेसी किस्म या बोल सकते हैं जापानी जाति या जापानी किस्म नोरिन 10 का उपयोग किया। 1963 में ICAR ने CMMYT से कुछ बौने चयन की शुरुआत की। ठीक है, बौने किस्म के चयन की शुरुआत की। इनमें कल्याण सोना और सोनालिका जैसे किस्म का चयन किया और इसे भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश किस्मों की, ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश गेहूं किस्म अर्धबौनी है और जल जमाव, उर्वरक, खुराक आदि के प्रति प्रतिरोधी है। इस प्रकार चावल की अर्धबौनी किस्मों के विकास ने चावल की खेती में क्रांति ला दी। इन किस्मों को DGOU जीन की शुरुआत करके विकसित किया गया था। ठीक है, तो यही था कि भारत में क्या पादप प्रजनन के द्वारा गेहूं और चावल जैसी किस्मों में उच्च उपज देने वाली बौनी किस्मों का विकास किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कभी पूछता है कि गेहूं का बौनी प्रजाति में कौन सा जीन, सबसे पहले गेहूं की कौन सी प्रजाति, बौनी प्रजाति कौन सी थी? ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो गेहूं की सबसे पहली बौनी प्रजाति कौन सी थी? तो नोरिन 10। ठीक है, जो कि डॉक्टर NE बोरलॉग द्वारा उसको बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था जिसकी वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, पादप प्रजनन द्वारा ऐसी किस्में निकाली गई जो रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिससे फसलों में कीटों व रोगों का प्रकोप कम से कम हो सके। ठीक है, पादप प्रजनन द्वारा हमने ऐसी किस्में निकाली, वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में निकाली जिनके अंदर कीट का प्रकोप बहुत कम हो, नाम मात्र हो, रोग का प्रकोप बहुत नाम मात्र हो। इससे पहले जो है जब यह विकसित नहीं हुई थी, यह किस्म वैरायटी नहीं आई थी, तो क्या होता था, बहुत अधिक रोग लगते थे, बहुत अधिक कीट लगते थे, तो हमारी फसल जो है नुकसान हो जाती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, रोग रोधी और कीट रोधी
किस्म को निकाला, जिससे रोगों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप कम हो गया। ठीक है, देखिए समझते चलिएगा, इससे आप लोगों का कई क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, पादप प्रजनन की उपलब्धि जो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो हम लोग ये पादप प्रजनन की उपलब्धि ही पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है, हेटेरोसिस का उपयोग करके हाइब्रिड कपास का उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग आप लोग जानते होंगे, तो हेटेरोसिस का उपयोग करके हाइब्रिड कपास का उत्पादन किया गया था। ठीक है, सन 1970 ईस्वी में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहला संकर कपास H4 हाइब्रिड 4 बोला जाता है इसे, गोसिपियम हिरसुटम को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सन 1970 ईस्वी में सी टी पटेल एक विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो उनके द्वारा पहला संकर कपास किस्म हाइब्रिड 4 गोसिपियम हिरसुटम को विकसित किया गया था। अगला पॉइंट है, उच्च उपज देने वाली ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी संकर जातियों को विकसित किया गया था। तो यह थी पादप प्रजनन की उपलब्धि। पादप प्रजनन के द्वारा हमने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की है। अभी और भी उपलब्धियां हैं, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य मुख्य उपलब्धियां थी, मेजर ऑब्जेक्टिव था, मैंने आप लोग मेजर अचीवमेंट उसको मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा लंबा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला है, कपास का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो कपास जो है, कॉटन का क्लासिफिकेशन करना है। तो कॉटन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से भी बता दूंगा ऐसे बनाकर। ठीक है, तो पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद बनाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमको भी समझ में आएगा। तो कपास का वर्गीकरण कीजिए। तो कपास को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वह ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, इसे बोला जाता है पुराने विश्व की कपास या देसी कपास। दूसरा है न्यू वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, नए विश्व की कपास या अमेरिकन कपास। तो पहला आप लोगों ने देखा कि कपास को दो भागों में बांटा गया है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन सॉरी, या देसी कपास या अमेरिकन कपास। तो जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, गॉसिपियम अर्बोरियम, ठीक है, और गॉसिपियम हर्बेसियम। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन को दो भागों में बांटा गया है, गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। और इसका जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है, अमेरिकन कॉटन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडेंस। ठीक है, तो इन दोनों को दो दो भागों में बांटा गया। अब चलिए, अब देखिए ग्राफ बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है न्यू वर्ल्ड कॉटन, एक है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। ठीक है, ये जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है, इसको दो भागों में बांटा गया है, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। यह जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडेंस। ठीक है, तो यही इनका क्लासिफिकेशन है। याद रखिएगा, कपास का क्लासिफिकेशन भी पूछता है बार बार। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन यहाँ में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ। बाहर से आप लोगों को मैं 10 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, जीएम फसल किसे कहते हैं। ठीक है, जीएम क्रॉप किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड से भी आप लोग समझ जाएंगे कि इसके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफाई किया गया, कुछ जेनेटिक बदलाव किया गया। ठीक है, तो यही किया गया है इसके अंदर। क्या किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ना किसी जीव के पौधे में या किसी जीव में क्या किया गया है, उसके जीन में अन्य पौधे के जीन को डालकर एक नई प्रजाति विकसित की गई। अभी आप लोग आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीएम फसल वह फसल है जिसके जीनों के समूह में या किसी दूसरे या उसी प्रजाति की जीन व जीनों को स्थानांतरित करके सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीएम फसल वह फसल है जिनके जीनों के समूह में या किसी दूसरे या उसी प्रजाति की जीन वह जीनों का स्थानांतरण करके सम्मिलित किया गया, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इस तकनीक के अंतर्गत जीन को किसी असंबंधित पौधे या पूर्ण रूप से भिन्न प्रजाति से भी लिया जा सकता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे अगला पॉइंट देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, ठीक है, जीएम क्रॉप वह क्रॉप है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे की जीन को अन्य पौधे में डालकर एक नई प्रजाति विकसित की गई है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की गई है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपका बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कपास एक जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप वह क्रॉप है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो जीएम क्रॉप क्या होता है समझ गए होंगे। चलिए चलते आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, मक्का में प्रजनन उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मक्का जो है मेज, उसमें जो प्रजनन का उद्देश्य उसका वर्णन करना। देखिए इसमें मक्का का पूछा है, आपको कुल मिलाकर 7 से 8 क्रॉप है, सभी का आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। अगर मैं कुछ मुख्य मुख्य बताऊंगा, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, तो इन सभी का मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो मक्का में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको बताना है। तो मैंने आप लोगों को कुछ मुख्य पॉइंट बताए थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिक उपज, ठीक है, क्वालिटी में सुधार, कीट के प्रति प्रतिरोधी, रोग के प्रति प्रतिरोधी, जल्दी परिपक्वता, और रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस के बारे में भी मैंने बताया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अधिक उपज, पहला पॉइंट है अधिक उपज। तो मक्के से हमें अधिक उपज प्राप्त हो, जिसके लिए प्रति पौधे भुट्टों की संख्या अधिक लगे, ठीक है। इस उद्देश्य से हम लोग मक्के का प्रजनन करते हैं कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो, जिसमें प्रति पौधे भुट्टे की संख्या अधिक हो, भुट्टे का आकार भी अधिक हो, प्रति भुट्टा जो कतारों की संख्या वह भी अधिक लगे, और प्रति कतार दानों की संख्या हो वह भी अधिक हो, ठीक है। तो इस प्रकार यदि यह सब में इंप्रूवमेंट होगा, इस समय सुधार होगा, तो मक्के का उपज अपने आप बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट है हाई यील्डिंग, अधिक उपज। अगला पॉइंट है गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो मक्के में 10% प्रोटीन होता है, जिसमें 8% प्रोलेमिन प्रोटीन होता है, जिसे जीन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, बढ़ाव करना। अगला स्टार्च की मात्रा। तो स्टार्च की मात्रा यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो मक्के की जो गुणवत्ता है वो अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यह पहला, दूसरा पॉइंट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगला है कीट प्रतिरोधी किस्म कीजिए, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा जो मक्का है उसमें कीट लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रजनन के द्वारा ऐसे वैरायटी को विकसित करेंगे जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, मतलब कि जिसके अंदर कीट अपना प्रकोप नया दिखा सके, कीट प्रवेश न कर सके। तो हम लोग ऐसी किस्म का विकास करेंगे जिसमें स्टोम बोरर कीट लगता है, पॉट बोरर, एफिड और भी कीट लगते हैं, ठीक है। उसका हम लोग रोग प्रतिरोधी किस्म के लिए ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट जैसे डिजीज लगते हैं किसमें, मक्के में। तो हम लोगों ने कितना पॉइंट देखा, 4 पॉइंट। अगला पॉइंट है अर्ली मैच्योरिटी, जल्दी परिपक्वता के लिए। तो जल्दी परिपक्वता के लिए मतलब हम लोग ऐसी वैरायटी को विकसित करेंगे जो जल्दी परिपक्व हो। अब जल्दी यदि परिपक्व हो जाएगा तो उसके अंदर कीट और रोगों का प्रकोप कम होगा, ठीक है। हम लोग इसे मिश्रित क्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, और ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यदि ये जल्दी से कट जाएगा तो इसमें दूसरी फसल बोकर हम दोबारा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी प्रजनन के द्वारा हम लोग ऐसी किस्मों को विकसित करेंगे जो जल्दी परिपक्व हो। अगला पॉइंट है सूखा, ठंडा, अम्लता और क्षारीयता व जलग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। ऐसी किस्मों को विकसित करेंगे जो सूखा के प्रति प्रतिरोधी हो, जो सूखा को सहन करने वाला हो, जो ठंडा को सहन करने वाला हो, जो अम्लता और क्षारीयता में भी अपना पूर्ण रूप से काम करता हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसी वैरायटी को विकसित करेंगे। तो मक्के में प्रजनन का यह उद्देश्य हाई यील्डिंग, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, और ब्रीडिंग फॉर अर्ली मैच्योरिटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों के वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या बताइए। तो कुछ फसल दिए गए हैं यहाँ पर, बोला है इनके वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या बताइए। तो उर्द का वैज्ञानिक नाम, ज्वार का वैज्ञानिक नाम, बाजरा का वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उर्द का। उर्द को अंग्रेजी में बोला जाता है उर्द बीन, ठीक है, उर्द बीन बोला जाता है इसे, या उर्द बोला जाता है। तो इसे ब्लैक ग्राम भी बोला जाता है। तो बोटेनिकल नेम इसका विग्ना मुंगो, विग्ना मुंगो उर्द का बोटेनिकल नेम। इसका ओरिजिन है भारत, क्रोमोसोम नंबर 2n22, फैमिली है लेग्यूमिनेसी। फैमिली नहीं पूछा था, फैमिली में अपने से बता दे रहा हूँ। तो उर्द का हम लोगों ने देखा, विग्ना मुंगो बोटेनिकल नेम, भारत ओरिजिन, 2n22 क्रोमोसोम नंबर, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अब देखेंगे अगला ज्वार। ज्वार का बोटेनिकल नेम स्वारगम बाइकलर, या इसे स्वारगम वल्गेर भी बोला जाता है कभी कभी कहीं कहीं पर। तो जो स्वारगम बाइकलर होता है यह एक अलग वैरायटी है, स्वारगम वल्गेर एक अलग है, ठीक है। तो स्वारगम बाइकलर भी बोल सकते हैं और स्वारगम वल्गेर भी बोल सकते हैं। तो ज्वार का बोटेनिकल में स्वारगम वल्गेर। तो ऑरिजिन इसका यूथोपिया, क्रोमोसोम नंबर 2n20, फैमिली है ग्रेमिनी। अगला पॉइंट देखते हैं बाजरा का। बाजरे का बोटेनिकल नेम पेनिसिटम अमेरिकानम या पेनिसिटम ग्लाकम, ऑरिजिन अफ्रीका, क्रोमोसोम नंबर 2n14, फैमिली ग्रेमिनी। तो यह 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ दे सकते हैं।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।